डिजीज इन योर बॉडी। आज बॉडी माइंड कनेक्शन पे मैं आपसे बात करूंगा और फिफ्थ फेज में मनी ब्लूप्रिंट पे भी बात करेंगे। आज काफी सारे लोगों ने मुझे फॉर्म में लिख के भेजा था कि फाइनेंशियल इश्यूज उनकी लाइफ में चलते हैं, कुछ सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस वो महसूस करते हैं। तो आज मैं आपसे बात करूंगा कि मनी से रिलेटेड वो कौन से सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस हैं जिनकी वजह से लोग फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर पाते या फिर फाइनेंशियली डिसकंफर्ट या स्ट्रगल की स्थिति में रहते हैं। मैं फिर क्लियर कर दूं कि किसके लिए ये प्रोग्राम है। इफ यू आर अ लाइफ कोच, स्पीकर, ऑथर, ट्रेनर, कंसल्टेंट, डॉक्टर, clinical psychologist or therapist, this program will be very useful to you. If you're a business owner, entrepreneur, if you're a corporate employee, if you're a housewife, parent, if your professional roles require you to influence and convince, if you're a student, if you want to heal yourself, or if you want to master your mind and emotion, this is for you. तो सब तो आ गए, कौन बच गया? बच गए जी। इफ यू आर लुकिंग फॉर सम क्विक फिक्स सोल्यूशन, अगर कोई शॉर्टकट ढूंढते हुए आप इस प्रोग्राम में आ गए हैं, तो मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई क्विक फिक्स नहीं है। तो दिस इज नॉट ए शॉर्टकट प्रोग्राम। तो अगर आपकी आशाएं शॉर्टकट कुछ ढूंढने की है तो इस प्रोग्राम से आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। If you are not committed and dead serious about your personal professional goal, this is not for you. If you are looking for no effortful result, this is not for you. And if you are lazy and not open to coaching, please don't waste your time energy here, because इस प्रोग्राम में मैं आपको चैलेंज करूंगा आपके एग्जिस्टिंग बिलीफ, थॉट प्रोसेस, आपकी कंडीशनिंग, आपकी फिलोसफी, स्क्रिप्ट्स और जो कहानियां फिक्शन आपने क्रिएट किया है उसके बारे में काफी सारे चैलेंजेस आप फेस करेंगे। तो अगर आप इजीली ऑफेंड हो जाते हैं, अगर आप ट्रूथ को फेस नहीं कर सकते हैं, रेडी टू चेंज और ट्रांसफॉर्म नहीं है, तो भी ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप इसमें से कुछ भी नहीं है, ये मानते हुए मैं शुरू करता हूँ। मुझे बताएं, आप में से कितने लोगों ने एनएलपी के बारे में पहले कुछ सुना है? वो लोग यस लिखें जिन्हें एनएलपी के बारे में कुछ सुना है, और जिन्होंने पहली बार आज सीखने के लिए आए हैं वो लोग नो लिखें। यस नो, यस नो, नो 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 नो, यस यस यस। तो मैं आप लोगों के फॉर्म पढ़ रहा था तो आई सो दैट कि अराउंड 56% लोगों ने कहा कि नहीं, उन्होंने कभी नहीं सुना है, और 44% ने कहा कि नहीं, हमने पहले सुन रखा है। दोनों ही प्रकार के लोग अब बड़ा ध्यान से समझिएगा कि पहले हम सिंपल भाषा में एनएलपी को समझेंगे और फिर मैं आपको थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में समझाऊंगा। एनएलपी का फुल फॉर्म तो आप जानते होंगे, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। देखिए दोस्तों, बेसिकली क्या है कि हम सभी लोग किसी भी गिवन मोमेंट पे 5 जिंदगियां जी रहे हैं। वी ऑल आर लिविंग 5 लाइव्स एट एनी गिवन मोमेंट। हर एक लाइफ की एक करंट स्टेट है और एक डिजायर्ड स्टेट है। देखें जरा स्लाइड में, 5 जिंदगियां हमारी, 5 मेजर एरियाज हैं हमारी लाइफ के, और हर एक लाइफ का एक करंट स्टेट है और एक डिजायर्ड स्टेट है। करंट स्टेट जो हम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिसमें से हम निकलना चाहते हैं, डिजायर्ड स्टेट जहां पे हम पहुंचना चाहते हैं। ऑलमोस्ट एवरी पर्सन ऑन द प्लेनेट इज लिविंग इन escape arrival mode, that we want to escape from our current situation and we want to arrive at the desired state. आपकी पहली जिंदगी, आपकी फाइनेंशियल लाइफ। आज जब आप इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं तो आपके फाइनेंशियल्स की कुछ स्थिति होंगी। हो सकता है उधार ज्यादा बढ़ रहा हो, इनकम उस स्पीड में ना हो रही हो, फ्लो ना हो, ब्लॉकेज महसूस करते हो, डेट बढ़ती हो, जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्चा करते हो, पैसे मांगने में थोड़ी डिस्कम्फर्ट लगती हो, ग्रो नहीं कर पाते हो। वॉट एवर इज द सिचुएशन, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, मगर आज आपके फाइनेंशियल्स की एक प्रेजेंट स्टेट है और मन में एक डिजायर्ड स्टेट भी है जहां पे आप अपने फाइनेंशियल्स को पहुंचाना चाहते हैं। आपकी दूसरी स्थिति है आपकी हेल्थ। आज आपकी हेल्थ की भी एक स्थिति होगी, कोई वेट लूज करना चाहता है, कोई वेट गेन करना चाहता है। कोई होगा कि कोई ना कोई किसी क्रॉनिक पेन से गुजर रहा है कि शरीर में कहीं ना कहीं, कोई लोअर बैक में, नेक में, शोल्डर में, नीज में कहीं ना कहीं कोई पेन है, जो पेन बहुत लंबे समय से, और उससे उससे क्योर, उससे कुछ राहत नहीं मिल पा रही है। कई हो सकते हैं जो थायराइड, अस्थमा, या फिर अर्थराइटिस, कैंसर, सोरियासिस, एलोपेशिया, आईबीएस, ओसीडी, अलग अलग प्रकार के इश्यू से गुजर रहे हो। तो हेल्थ की भी एक स्थिति है, करंट स्टेट है, और इंसान एक डिजायर्ड स्टेट पे पहुंचना चाहता है। थर्ड है रिलेशनशिप। तीसरी स्थिति है आपके रिश्तों की स्थिति। आज हो सकता है आप नए नए पेरेंट बने हो, नई नई शादी हुई हो, कोई डाइवोर्स हुआ हो, सेपरेशन हुआ हो, ब्रेकअप हुआ हो सकता है आप एक ऐसे रिश्ते में हैं जिस रिश्ते में आप फुली टॉक्सिक हैं, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल टॉक्सिसिटी को आप महसूस करते हैं, और अब समझ नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते से बाहर कैसे निकलें, अटक से गए हैं, स्टक से हो गए एक रिश्ते में। ये भी हो सकता है कि आपका खुद के साथ जो रिश्ता है वो बिगड़ा हुआ है। योर रिलेशनशिप विथ योर सेल्फ इज नॉट अप टू द मार्क, जिसकी वजह से आपके अंदर एक सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस की कमी है, जो धीरे धीरे आपके अंदर एक सेल्फ एस्टीम इश्यूज पैदा करती है, सोशल कंपैरिजन पैदा करती है, जिसमें आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को आसपास के लोगों से कंपेयर करते हैं और एक फ्लक्चुएटिंग सेल्फ एस्टीम को एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ में। आपकी चौथी जिंदगी है आपके बिजनेस और करियर। आप में कई लोग हो सकता है कि बिजनेस करते हो, कई लोग हो सकता है नौकरियां करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो।
तो आपके बिजनेस में कई बार वो एक्सपेंशन नहीं होता, वैसी टीम नहीं होती, कई बार वैसे पार्टनर्स नहीं मिलते, कई बार राइट माइंडसेट नहीं होता, कई बार करियर में आप ऐसे करियर में फंसे हैं जिस करियर में आपको मीनिंग नहीं मिल रहा है, एक फुलफिलमेंट, एक पैशन नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि सर्वाइवल है, सिक्योरिटी है, तो आप उसे कर रहे हैं। संभव आपको रास्ता नहीं पता चल रहा है कि ये ब्रेक थ्रू कैसे लूं, ट्रांजिशन कैसे करूं, कि इस करियर से निकल करके अपना जो पैशन एरिया है उसमें किस तरीके से आ जाऊं, या फिर अपने एग्जिस्टिंग करियर में एक जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए वो कैसे ले लूं। पांचवी जिंदगी है हमारी इनर लाइफ, अंदरूनी जिंदगी। अंदरूनी जिंदगी में है हमारी मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल लाइफ। ये पांचों जिंदगियां हमारी इनर लाइफ का हिस्सा हैं। और आज आप देखते हैं कि हमारी इनर लाइफ बहुत ज्यादा टर्मोइल में है, बहुत ज्यादा इश्यूज हमारी इनर लाइफ में आजकल चलते हैं। यस और नो? आज आप देखें, ओवर थिंकिंग, ब्रेन फॉग, कंफ्यूजन, लो विल पावर, डिस्ट्रैक्शन, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स, प्रोकेस्टिनेशन के पैटर्न्स हैं। और आप देखेंगे लोग किसी हर्ट से, किसी इमोशनल सेंसिटिविटी से, ग्रीफ से, गिल्ट से, रिसेंटमेंट से, रिग्रेट से, कोई फोबिया, कोई ट्रोमा, कोई डिसऑर्डर, इस प्रकार की स्थितियों से गुजर रहे हैं मेंटल और इमोशनल लेवल पे। बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी और अनिश्चितता मेंटल और इमोशनल लेवल पे आज लोग एक्सपीरियंस करते हैं। तो इनर लाइफ एक ऐसा हॉट प्रॉब्लम है आज की डेट में कि जहां पे लोग एक्चुअली ट्रांजिशन करना चाह रहे हैं, बट समहाउ दे डोंट हैव द राइट ब्लूप्रिंट और सिस्टम जिसके थ्रू वो ट्रांजिशन कर सकें। तो दोस्तों, अगर सिंपल भाषा में आपसे कहूं कि एनएलपी क्या है, तो ये 5 जो एरियाज हैं, इन एरियाज में हम सभी ट्रांजिशन को खोज रहे हैं। और ये जो ट्रांजिशन की स्थिति है और ये जो ट्रांजिशन लाने का जो प्रोसेस है उसे कहते हैं एनएलपी। एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, वो मेथड्स, वो टेक्निक्स, वो सिस्टम, वो फ्रेमवर्क्स हैं जिन फ्रेमवर्क्स के जरिए आप मेंटल, इमोशनल और फीलिंग्स को मास्टर कर सकते हैं। आप अपनी प्रोग्रामिंग को मास्टर करके अपने सबकॉन्शियस के प्रोग्राम्स बदल सकते हैं, ब्रेन को रीवायर करके नए इंटरनल पैटर्न जनरेट कर सकते हैं, एक्सीलेंस के पैटर्न जनरेट कर सकते हैं, हीलिंग के पैटर्न जनरेट कर सकते हैं, सो दैट यू कैन हैव बेटर रिजल्ट्स इन योर फाइनेंशियल, योर बिजनेस एंड करियर, योर रिलेशनशिप, योर हेल्थ एंड योर इनर लाइफ एज वेल। सो बेसिकली सिंपल भाषा में बात करूं तो एनएलपी वो ब्रिज है जो ट्रांजिशन में हमें मदद करता है फ्रॉम करंट स्टेट टू डिजायर स्टेट, irrespective of which area you are looking to transition. Let me know in the chat box कि आप कौन से एरिया में ट्रांजिशन की तलाश में हैं, इन विच एरिया यू आर लुकिंग फॉर ट्रांजिशन, या फिर सभी में आप ट्रांजिशन सोच रहे हैं। 4 and 5 फाइनेंशियल, ऑल 5 मेंटल पीस यानी इनर लाइफ में आएगा, स्टडीज एंड करियर, ऑल ऑल। देखिए, हम एक होलिस्टिक बीइंग है, तो कई बार एक भी एरिया में गड़बड़ चले तो वो गड़बड़ आप हमारे बाकी एरियाज में रिफ्लेक्ट होने लगती है। तो वी आर होलिस्टिक बीइंग्स एंड इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव होलिस्टिक ग्रोथ इन अवर लाइफ। तो कई बार ये सभी एरियाज एक दूसरे से रिलेटेड हैं और एक दूसरे को प्रभावित करने लगते हैं अगर हम इन पे ध्यान ना दें और इनको ठीक करने का प्रयास ना करें तो। अच्छा देखिए, ये 997 हो चुका है, ये बार बार 1000 होता जाएगा। तो आप में से कोई भी अगर बाय चांस लॉग आउट हो जाता है तो वापस ट्राई कीजिएगा आने का, बट 1000 क्रॉस होने के बाद में लिमिट रहता है जूम का, तो आपको तकलीफ हो सकती है। तो मेक श्योर कि आप एक राइट इंटरनेट की प्लेस में रहें, सो दैट यू डोंट गेट लॉग आउट। और अगर लॉग आउट बाय चांस हो जाते हैं तो थोड़ी देर बाद वापस ट्राई कीजिएगा। जैसे कुछ लोग बाहर जाते हैं तो कुछ लोगों को जगह मिलेगी वापस आने की। तो अब देखें, थोड़ा टेक्निकली समझते हैं कि एनएलपी का टेक्निकली मीनिंग क्या है। मैंने फुल फॉर्म तो आप लोगों को बताई थी कि एनएलपी का मतलब है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो अब देखें, एक एक को क्लियरली समझते हैं, एक एक टर्म को बहुत डीपली समझते हैं क्या है, ताकि इसका एप्लीकेशन भी हमें समझ में आए। एनएलपी स्टैंड्स फॉर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो का मतलब न्यूरोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स मतलब लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, एंड प्रोग्रामिंग मतलब मेंटल पैटर्न्स। एक एक करके तीनों पार्ट्स को मैं समझाऊंगा। फर्स्ट पार्ट है हमारा न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी का मतलब क्या है दोस्तों, कि हम लोग कॉन्स्टेंटली हमारे एनवायरनमेंट से 16 मिलियन बिट्स पर सेकंड से लेकर के 40 मिलियन बिट्स पर सेकंड कॉन्स्टेंटली ये एनवायरनमेंट बोम्बार्ड करता है। इतनी बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कॉन्स्टेंटली हमारे सेंसेस पे गिर रही होती है, स्ट्रीम हो रही होती है। 16 मिलियन बिट्स से 40 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इतना सारा इंफॉर्मेशन आप सेंसेस से लेकर के अपने सबकॉन्शियस में प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस करके मेंटल मॉडल्स डेवलप करते हैं इस दुनिया में जीने के, इस दुनिया में अलग अलग सिचुएशंस में कॉपिंग मैकेनिज्म डेवलप करने के लिए। तो न्यूरोलॉजी का मतलब क्या है, दैट यू टेक सेंसरी इनपुट्स, you convert them into perception and mental models, and these mental models becomes your guiding principle
टू नेविगेट इन योर एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट में, अपने घर के एनवायरनमेंट में, ऑफिस एनवायरनमेंट में और किसी एनवायरनमेंट में आप कैसे कॉप अप करेंगे, किन बिहेवियर्स, किन हैबिट्स को एग्जिबिट करेंगे, उसके लिए हम ये मेंटल मॉडल्स डेवलप करते हैं बाय कंटिन्यूअसली प्रोसेसिंग दिस डेटा। तो बचपन से लेकर के अभी तक हमने बहुत सारा डेटा प्रोसेस किया होता है, जिसकी वजह से अलग अलग प्रकार के मेंटल मॉडल्स हमने डेवलप किए होते हैं। तो 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं हमारे ब्रेन में और लगभग 60 ट्रिलियन सेल्स हैं। सेल्स मतलब बॉडी, न्यूरॉन्स मतलब ब्रेन। तो अब आप जब भी कोई गोल तय करते हैं कि मुझे कोई गोल पाना है, हो सकता है आप कोई बिजनेस गोल पाना चाहते हैं, कोई हेल्थ, कोई रिलेशनशिप का गोल है, कोई करियर, कोई फाइनेंशियल गोल है, जो भी गोल हो आपका, वो गोल पूरा करने के लिए आपकी बॉडी एक्शन लेती है। लेकिन आपका जो ब्रेन है वो इसके एक्शन को कंट्रोल करता है बाय जनरेटिंग एक्शन पोटेंशियल। अगर इनफ एक्शन पोटेंशियल ना हो तो आप सोचेंगे तो बहुत कुछ, तैयारी तो बहुत सारी चीजों की करेंगे, स्केड्यूल में बहुत सारे काम डालेंगे, मगर आप मैसिव एक्शन नहीं ले पा रहे होंगे। आपको लगेगा कि पोटेंशियल तो बहुत है मेरे में, लेकिन आपकी हैबिट्स में, आपके एक्शंस में, बिहेवियर्स में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा होगा। आप मैसिव ड्रीम देखते होंगे लेकिन बिहेवियर आपके प्रोक्रेस्टिनेशन के हो सकते हैं। मुझे बताएं, आप में से कितने लोग ये एक्सपीरियंस करते हैं कि विचार तो बहुत अच्छे आते हैं, नॉलेज तो बहुत है और शायद टैलेंट और पोटेंशियल भी बहुत है, मगर जब बात रिजल्ट की आती है और मैसिव एक्शन की बात आती है तो समहाउ आप एक परफेक्शन का वेट करते रह जाते हैं और उस परफेक्शन के चक्कर में कहीं ना कहीं जो एक्शन आना चाहिए वो एक्शन नहीं आता। सो विचार बहुत है, नॉलेज बहुत है, ज्ञान बड़ा अर्जित कर रखा है, इंफॉर्मेशन बहुत है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन की कमी है, मैसिव एक्शन की कमी है। तो सवाल उठता है कि क्यों ऐसा, कि कुछ लोग दे आर वेरी पावरफुल एक्शन टेकर्स, जो बहुत एक्शन टेकर होते हैं, थोड़ी भी जानकारी मिलती है तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं, जबकि कुछ लोग एक्शन नहीं ले पाते इन स्पाइट ऑफ हैविंग नॉलेज, स्किल, टैलेंट, पोटेंशियल, बहुत कुछ होने के बावजूद भी। इसका कारण है दोस्तों प्रेजेंस ऑफ न्यूरल रेजिस्टेंस। हमारे न्यूरॉन्स के अंदर जब रेजिस्टेंस पड़ा हुआ रहता है तो ये रेजिस्टेंस हमारे पोटेंशियल को ब्लॉकेज क्रिएट करता है, पोटेंशियल को ब्लॉक करता है। जिसका जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा न्यूरॉन्स में, उतना कम वो अपने पोटेंशियल को एक्सप्रेस कर पाएगा। रेजिस्टेंस कैसे पोटेंशियल को रोकता है, इसको जरा ऐसे समझें कि सपोज करें कि आपको हम एक फरारी गाड़ी दे दें और फरारी गाड़ी देकर के आपको रोड पे भेज दिया गया है। फरारी का स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर पे जा सकती है, इतना उसका पोटेंशियल है, लेकिन आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा नहीं चला पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके आजू बाजू में जो लोग चल रहे हैं, कुछ पैदल चल रहे हैं, कुछ साइकिल पे चल रहे हैं, कुछ गाड़ी पे, कुछ बाइक पे चल रहे हैं, ये आसपास का जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस आपको एक्सप्रेस नहीं करने दे रहा। वो जो फरारी का पोटेंशियल है या फिर आपकी जो ड्राइविंग स्किल्स हैं, ये रेजिस्टेंस उसको एक्सप्रेस नहीं करने देगा। या फिर कई बार एक दूसरे एग्जांपल से समझे तो एक 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 ईगल को या फिर एक बर्ड को आप पिंजरे में डाल दें, तो इस ये बर्ड अपने पंखों का जो पोटेंशियल है, उसका जो फ्लाइंग पोटेंशियल है, ये फ्लाइंग पोटेंशियल को कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? बिकॉज इसने आसपास एक लिमिटेशन, एक रेजिस्टेंस बना रखा है, ये रेजिस्टेंस इसके पोटेंशियल को एक्सप्रेस नहीं होने देगा। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूरल रेजिस्टेंस हम अपने पोटेंशियल को ब्लॉक करते हैं और एक्सप्रेस नहीं करने देते, जिसकी वजह से हमारी हैबिट्स, बिहेवियर, रिजल्ट्स में वो दिखता नहीं है जो पोटेंशियल हमारे पास में मौजूद है। तो अब सवाल उठता है कि रेजिस्टेंस आया कहाँ से? क्या हम इसके साथ पैदा हुए थे या फिर हमने इस रेजिस्टेंस को डेवलप किया विद टाइम? किस कौन जिम्मेदार है इस रेजिस्टेंस को पैदा करने के लिए? तो इसको जरा ध्यान से आपका फोकस चाहूंगा कि बेसिकली दोस्तों ये रेजिस्टेंस कहाँ से आता है, कि हमारे अंदर तीन लोग रहते हैं। देयर आर थ्री पीपल लिविंग इनसाइड यू। आप अंदर अकेले नहीं हैं, आपके अंदर तीन लोग रह रहे हैं। कौन है ये तीन लोग? आप सभी ने दो तो कई बार एक्सपीरियंस किए होंगे। डुअलिटी, द्वंद्व और कॉन्फ्लिक्ट आपने कई बार अपने अंदर महसूस की होंगी। अगर मैं कुछ एग्जांपल दूं तो आपके अंदर से जो सिगरेट छोड़ना चाहता है वो भी आप ही हैं, जो सिगरेट को पकड़ के बैठा है वो भी आप ही हैं, जो वेट लूज करना चाहता है वो भी आप ही हैं, जो डाइट फॉलो नहीं कर पा रहा वो भी आप ही हैं, जो जिम की ईयरली मेंबरशिप भर के आया था वो भी आप ही हैं, जो जा नहीं रहा वो भी आप ही हैं, जो क्रॉसवर्ड से किताब खरीद के ले आया था वो भी आप ही थे, लेकिन जो पढ़ नहीं रहा है वो भी आप ही हैं, जो प्रोएक्टिव होना चाहता है वो भी आप ही है, जो प्रोकेशनेट कर रहा है वो भी आप ही है, जिसने सुबह का अलार्म लगाया था वो भी आप ही है, जो सुबह उठने में परेशान हो रहा है वो भी आप ही है, जिसे पता है कि पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहिए वो भी आप ही है, लेकिन जो हर समय नेगेटिव सोचता है वो भी आप ही है। तो आप लड़ किससे रहे हैं? आपकी लड़ाई किससे है? पहले तो मुझे बताएं कि आप में से कितनों ने ये डुअलिटी एक्सपीरियंस करी है, ये कॉन्फ्लिक्टिंग पार्ट्स, कि आप ही के अंदर ये दो सब पर्सनालिटीज रहती हैं जो बहुत बार द्वंद में है, कॉन्फ्लिक्ट में है, कि आपका
एक पार्ट कुछ और चाह रहा है और दूसरा पार्ट उसको सैबोटेज कर रहा है, दूसरा पार्ट कुछ और चाह रहा है। तो बेसिकली आपके अंदर दोस्तों ये दो नहीं, बेसिकली आपके अंदर तीन लोग रहते हैं। देर आर थ्री पीपल लिविंग इनसाइड यू। चिंता ना करें, कोई आत्माओं की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये तीन सब पर्सनालिटीज हैं जो आपके अंदर इवॉल्व होती हैं अलग अलग मकसद की वजह से, अलग अलग एजेंडाज की वजह से। तो देखें जरा कि तीन सब पर्सनालिटीज हमारी कौन सी हैं। तो हमारी जो सबसे पहली सब पर्सनालिटी है, द फर्स्ट सब पर्सनालिटी दैट एग्जिस्ट विद इन अस इज ड्रीमर। हमारी पहली सब पर्सनालिटी है ड्रीमर। ये ड्रीमर है जो पॉजिटिव सोचना चाहता है, ये ड्रीमर है जो लोगों को इंस्पायर करना चाहता है, शायद वीडियो बनाना चाहता है, किताबें लिखना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, प्रमोशन चाहता है, एक्सपेंशन चाहता है, दुनिया घूमना चाहता है, कहानियां बनाना चाहता है, एक्सपीरियंसेस मेमोरीज क्रिएट करना चाहता है, इफेक्टिव होना चाहता है, फिट रहना चाहता है, एनर्जेटिक जीना चाहता है, लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, ऊंची सोच चाहिए, ऐसा चाहिए कि मेरे बाद भी लोग इंस्पायर करते रहे, मुझे रोल मॉडल माने। ये सब आपके ड्रीमर की करामात है। कितना अच्छा होता अगर हम सब में सिर्फ एक ड्रीमर होता, आप और हम बस एक सपना देखते, उस पे एक्शन लेते और सपने को अचीव कर लेते, और क्या चाहिए था। इससे ज्यादा कुछ है क्या? इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप सपना देखें, उस पे एक्शन लें और उसे अचीव कर लें। क्योंकि देखिए, मैं ये तो नहीं जानता कि आपका सपना क्या है, लेकिन मैं ये दावे से कह दूं कि आपका जो भी सपना है, उस सपने को कोई ना कोई इस प्लेनेट पे ऑलरेडी जी रहा है या फिर जी चुका है। यस और नो? 99% सपने ऐसे होते हैं जो किसी ना किसी से आप पिकअप करते हैं। यानी कि जो भी आप ड्रीम देख रहे हैं, चाहे फाइनेंस का, हेल्थ का, रिलेशनशिप का, कोई ना कोई उस ड्रीम को ऑलरेडी इस प्लेनेट पे या तो जी के जा चुका है या फिर इन्हीं रिसोर्सेज के साथ ऑलरेडी जी रहा है। तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? हम इसलिए नहीं कर पा रहे, इसलिए हम अटके रहते हैं, बिकॉज हमारे अंदर एक दूसरी सब पर्सनालिटी भी है। सिर्फ एक होती तो बात बन जाती, लेकिन वी हैव द सेकंड सब पर्सनालिटी इनसाइड अस। और हमारे अंदर जो सेकंड सब पर्सनालिटी है, और ये है क्रिटिक। हमारी सेकंड सब पर्सनालिटी है दोस्तों, हमारे अंदर का क्रिटिक। ये क्रिटिक है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हमारी पूरी न्यूरोलॉजी में ये क्रिटिक भरा पड़ा है। ये क्रिटिक रहता कहाँ है? हमारी इनर वॉइस में ये प्रेजेंट रहता है, हमारे ऑडियो में प्रेजेंट रहता है। और इसका एक ही एजेंडा है, इसको आपकी खुशी से कोई लेने देना नहीं, इसको आपके प्लान से, गोल से, आपके बाकी जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, क्रिटिक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रिटिक का एक ही पर्सनल एजेंडा है, और वो एजेंडा है, एम आई सेफ, एम आई कंफर्टेबल। आपके अंदर का जो क्रिटिक है, ये क्या कर रहा है? हर समय एक ही एजेंडा लेके चल रहा है, क्या मैं सेफ हूं, क्या मैं रिस्क फ्री हूं, क्या मैं कंफर्टेबल हूं, क्या मैं सिक्योर हूं। एम आई सेफ, एम आई कंफर्टेबल, एम आई सिक्योर, एम आई कंप्लीटली अवॉइडिंग रिस्क। आप सबने नोटिस किया है कि जब भी आप कुछ चैलेंजिंग करने जाएंगे, कभी भी अपने आप को पुश करने की बात हो, कोई रिस्क लेने की बात हो, कोई चैलेंज करने की बात हो, तो आपके अंदर से एक आवाज एक्टिवेट हो जाती है। वो आवाज कुछ इस प्रकार की है, आई एम नॉट इनफ, आई थिंक दिस इज नॉट द राइट टाइम, व्हाट इफ आई फेल, what if I look stupid in front of people, what if I'm embarrassed, what if people will laugh at me, I think I'm too old for this, I'm too young for this, maybe I need more knowledge, more skill, maybe I need to perfect things more, if things are not perfect, how can I start? ये मेरे साथ क्यों हुआ? ये बार बार मेरे साथ क्यों होता है? क्या इसी पेन के साथ मुझे जीना होगा? क्या ये कभी ठीक होगा? मुझे बताएं चैट बॉक्स में कितने लोगों ने इन आवाजों को सुना है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड दिस वॉइसेस इन योर लाइफ? किसी ना किसी मुकाम पे कभी ना कभी इन आवाजों को अपने अंदर चलते हुए देखा है आपने? कहाँ से आती हैं ये आवाजें? ये आवाजें आ रही हैं आपके क्रिटिक से। क्रिटिक इज प्रोड्यूसिंग दीज वॉइसेस। जितनी ज्यादा ये इनर वॉइसेस एक्टिव है आपके अंदर,
उतनी ही ज्यादा आपके क्रिटिक की मजबूती है आपके अंदर, उतना ही ज्यादा ये क्रिटिक आपके पोटेंशियल को, आपके वर्क, आपके वर्क को, आपके बिहेवियर हैबिट्स को कंट्रोल कर रहा है। और आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनमें ये क्रिटिक पता है किस रूप में रहता है, परफेक्शन सिंड्रोम के रूप में रहता है। ये आपको कुछ भी करने से रोकता है, ये कह करके कि अभी चीजें परफेक्ट नहीं है, अभी वीडियो मेरा परफेक्ट नहीं है, अभी मेरी किताब परफेक्ट नहीं है, अभी मेरी ग्रामर परफेक्ट नहीं है, अभी मेरा बिजनेस सेंस परफेक्ट नहीं है, अभी मेरी नॉलेज परफेक्ट नहीं है, अभी मुझे जानकारी ब्लूप्रिंट परफेक्ट नहीं है। ये हर समय एक परफेक्शन का आर्ग्यूमेंट अपने आप को देकर के आपको प्रोक्रेस्टिनेट कराता है। दोस्तों, परफेक्शन सिंड्रोम ये एक प्रकार का ट्रॉमा रिस्पॉन्स है। बहुत सारे लोग इस ट्रॉमा रिस्पॉन्स को डेवलप कर लेते हैं। ये डेवलप कैसे हो जाता है कि जब आपको आपके चाइल्डहुड में माइक्रो मैनेज किया गया होता है। माइक्रो मैनेज का मतलब कि आपकी हर छोटी बड़ी गलती को हाईलाइट किया जाता है। आपको ये बताया जाता है कि समहाउ गलती करना अच्छी बात नहीं है, फेलियर अच्छी बात नहीं है, गलती अलाउड नहीं है। बहुत स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट आपके पास में रखा जाता है। तो जब आपको माइक्रो मैनेज किया जाता है, तो इस माइक्रो मैनेजमेंट की वजह से आप ये परफेक्शन का ट्रॉमा रिस्पॉन्स डेवलप कर सकते हैं, और जिसकी वजह से आप जिंदगी भर अपने पोटेंशियल को एक्सप्रेस करने के बजाय, नॉलेज बहुत होगी, ज्ञान बहुत अर्जित किया, इंफॉर्मेशन बहुत है, आसपास के लोग भी सुझाव लेके चले जाते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं, क्यूरियस हैं, सीखते रहते हैं, लेकिन अप्लाई कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज दे थिंक दैट स्टिल द परफेक्ट टाइम हैज नॉट अराइव्ड, स्टिल माय वीडियो इज नॉट परफेक्ट, माय स्किल्स आर नॉट परफेक्ट। दिस इज कॉल्ड परफेक्शन सिंड्रोम। मुझे चैट बॉक्स में बताएं, आप में से काफी लोग ऐसे हो सकते हैं जो आज सिर्फ इसलिए एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे क्योंकि एक रीजन उनको बार बार ये परफेक्शन का जो कीड़ा लग गया है, वो आकर के उन्हें रोक देता है। दोस्तों, डोंट सीक परफेक्शन इन योर लाइफ, जस्ट सीक प्रोग्रेस। चीजें इवॉल्व होती हैं, प्रोग्रेस करती हैं। परफेक्शन इज जस्ट अ डेकोरेटेड फॉर्म ऑफ प्रोकेस्टिनेशन। जब आप प्रोकेस्टिनेशन को सुंदर कपड़े पहना देते हैं तो वो परफेक्शन जैसा लगता है। इसमें कल हम टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी की जब मैं बात करूंगा तो कल इस पे मैं थोड़ा डिटेल में आपसे बात करूंगा। ओके, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही समझें कि ये भी आपके क्रिटिक सब पर्सनालिटी से ही निकलने वाला कॉन्वर्सेशन है, आपकी इनर वॉइस में, जो आपको कंट्रोल करता है। सो हमने देखा कि तीन सब पर्सनालिटीज हैं आपके अंदर। पहला, आपका ड्रीमर। सेकंड, आपके अंदर का क्रिटिक। फर्स्ट ड्रीमर, सेकंड क्रिटिक, एंड द थर्ड वन इज डूअर। तीसरा है डूअर। डूअर कौन है? जो एक्शन लेता है, दैट इज डूअर। जो फाइनली बिहेवियर जनरेट करता है, वो है डूअर। तो हमेशा देखें, ड्रीमर हमेशा आपके विजुअल में प्रेजेंट रहता है, इसलिए सपना हमेशा विजुअल फॉर्मेट में रहता है। आपके इनर वर्ल्ड में, आपकी इंटरनल रियलिटी में ड्रीमर विजुअल की फॉर्म में रहेगा, क्रिटिक ऑडियो की फॉर्म में रहेगा, और जो आपका डूअर है वो आपके बॉडी में रहता है। बॉडी जनरेट्स एक्शन। दीज आर द प्लेसेस ऑफ योर थ्री सब पर्सनैलिटीज। क्लियर है जी? तो देखें, एनएलपी में एन का मतलब क्या है? न्यूरोलॉजी। 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, 60 ट्रिलियन सेल्स हैं। जो भी गोल आप पूरा करेंगे, ये 60 ट्रिलियन सेल्स उसके लिए मूव करेंगे, डूअर एक्शन जनरेट करेगा। लेकिन ये डूअर तब तक एक्शन जनरेट नहीं कर सकता जब तक क्रिटिक से परमिशन ना मिले। तो जब तक आपका क्रिटिक सेटिस्फाइड नहीं है, जब तक आपने अपने क्रिटिक को टेम नहीं किया, उससे परमिशन नहीं ली, तब तक ये सैबोटेज करेगा, और विदाउट एनी रीजन आप अपने आप को प्रोक्रेस्टिनेट करते हुए पाएंगे, और फिर गिल्टी महसूस करेंगे, वो अलग। बहुत से लोग पता है कि क्या इंपॉर्टेंट काम करने हैं, लेकिन फिर भी उसे कर नहीं रहे हैं, उसकी जगह लेस इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, और फिर गिल्टी महसूस कर रहे हैं, अंदर एक गिल्ट ट्रिप के अंदर जा रहे हैं। इस गिल्ट ट्रिप को कहते हैं प्रोडक्टिविटी गिल्ट, जिसमें बहुत से लोग इस गिल्ट में रहते हैं। तो एनएलपी में एन का मतलब अगर समझ में आ गया है तो प्लीज टाइप सेम पेज इन द चैट बॉक्स इफ यू हैव गॉट द मीनिंग ऑफ एन, की एन का मतलब क्या है। गुड। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड। एन मींस न्यूरो। 80 बिलियन न्यूरॉन, 60 ट्रिलियन सेल्स। आपके न्यूरॉन्स में तीन सब पर्सनालिटीज हैं, ड्रीमर, क्रिटिक और डू।
ये जो क्रिटिक है, यहाँ से सारा न्यूरल रेजिस्टेंस पैदा होता है, और इसकी परमिशन के बिना डूअर एक्टिवेट नहीं होता आपके अंदर। इस वजह से आप स्टोरीज कहेंगे, स्क्रिप्ट्स बनाएंगे, एक्सक्यूजेस बनाएंगे, ब्लेम स्टोरीज अपने आप को कहेंगे, रेजिस्टेंस पैदा करेंगे, कोई जस्टिफिकेशंस तैयार करेंगे, मगर समहाउ योर क्रिटिक एग्जैक्टली नो कि आपको क्या नैरेटिव देना है। आपका क्रिटिक आपके लिए एक नैरेटिव तैयार करता है, जो नैरेटिव आपको रोकने का काम करता है। क्लियर? अब देखें एल का मतलब क्या है, सेकंड पार्ट देखें एल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल? लिंग्विस्टिक्स का मतलब है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिंग्विस्टिक्स? लिंग्विस्टिक्स मींस लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। 3 लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन आर देयर। इनफैक्ट एनएलपी में 2 ही लेवल हैं, मगर मैं आपसे 30 लेवल, थर्ड लेवल है वो मेरा एडिशन है। और मेरे 13 साल से मैंने काफी सारे मॉडिफिकेशन एनएलपी में किए हैं। इसी वजह से मुझे एनएलपी में डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि दी गई है, ऑनररी डॉक्टर ऑफ साइंस और ऑनररी डॉक्टरेट, दोनों ही मुझे एनएलपी के अंदर दिए गए हैं। और मैं डॉक्टर ऑफ साइंस पहला हूं जिसने एनएलपी में डॉक्टरेट ऑफ साइंस जिसे अवार्ड किया गया है। तो कई चीजें मैं ऐसी बता रहा हूँ आपको इस कोर्स में, जो आपको किताबी नहीं होंगी या जो रेगुलर एनएलपी में नहीं मिलेंगी, लेकिन एक मॉडिफाइड वर्जन, सिंप्लीफाइड वर्जन में आपको मिलेगी। तो आप ओपन माइंड होकर के इसको एक्सेप्ट कीजिएगा। सो 3 लेवल हैं एनएलपी में, 2 हैं मगर अपन 3 पढ़ेंगे। पहला लेवल देखें, कम्युनिकेशन का मतलब पहले मैं आपको बता दूं कि लिंग्विस्टिक्स में लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन का फायदा क्या है, इसको भी देखें। आप में से कितने लोग अपने इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करना चाहते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू इंक्रीज योर इन्फ्लुएंस? आपने इन्फ्लुएंस को इंक्रीज कौन कौन करना चाहता है? सभी चाहते हैं। इन्फ्लुएंस की जरूरत क्या है हमें? आप कोई भी रिजल्ट पैदा करना चाहते हैं, आपको इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा। कभी आपको एज अ पेरेंट अपने बच्चों को इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा, कभी एज अ टीचर अपने स्टूडेंट्स को इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा, कभी एज अ बिजनेसमैन अपनी टीम को इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा, कभी एज अ लीडर अपनी कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा, कभी एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड अपनी फैमिली को इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा, कभी एज अ बिजनेसमैन क्लाइंट को इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा, कभी एज अ सेल्स पर्सन अपने फ्यूचर कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा। सो इन्फ्लुएंस एक ऐसी चीज है कि जब भी हमें कोई रिस्पॉन्स जनरेट करना है, कोई आउटपुट जनरेट करना है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन्फ्लुएंस क्रिएट करें, इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करें। क्लियर है? तो इन्फ्लुएंस क्रिएट किससे होता है? कम्युनिकेशन से होता है। कम्युनिकेशन के 3 लेवल हैं। पहला लेवल है कम्युनिकेशन विद द वर्ल्ड। द फर्स्ट लेवल इज कम्युनिकेशन विद द वर्ल्ड। द फर्स्ट लेवल इज कम्युनिकेशन विद द वर्ल्ड। द फर्स्ट लेवल इज कम्युनिकेशन विद द वर्ल्ड। वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेशन जो है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। 55% आपकी बॉडी लैंग्वेज पे, 38% आपकी टोन पे, और 7% आपके शब्दों पे, वोकैबुलरी पे है। 55% बॉडी लैंग्वेज, फिजियोलॉजी आपकी, 38% आपकी टोनैलिटी, वॉइस मॉड्यूलेशन, 7% एग्जैक्टली आपकी वोकैबुलरी। इसमें भी देखें कि अगर आप सिर्फ ऑडियो पे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, तो आपका सारा कम्युनिकेशन किससे होगा? वोकैबुलरी और ऑडियो से होगा, टोनैलिटी से होगा। यहाँ पे मैक्सिमम कंट्रीब्यूटर कौन हो जाएंगे? आपकी टोनैलिटी और आपका वोकैबुलरी, अगर आप फोन पे हैं तो। सपोज अगर आप लिख रहे हैं, ब्लॉग लिखते हैं या किताब लिखते हैं, तो आपका पूरा कम्युनिकेशन आपके शब्दों से होगा। तो जब हम बात कर रहे हैं 55% इन्फ्लुएंस, जब भी आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो अनकॉन्शियस लेवल पे जो इन्फ्लुएंस क्रिएट हो रहा है वो 55% आपकी फिजियोलॉजी से कम्युनिकेट होता है, इन्फ्लुएंस पास ऑन होता है, 38% टोनलिटी से पास ऑन होता है, और 7% ही शब्दों से पास ऑन होता है। क्लियर? तो ये मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ? फिजिकल कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ जब आप प्रेजेंट हैं। अदरवाइज पूरा रोल टोनैलिटी और शब्दों का आ जाएगा, और अगर लिख रहे हैं तो पूरा का पूरा रोल किसका आ जाएगा? आपके शब्दों का आ जाएगा। हालांकि लिखाई की भी अपनी टोन होती है, लिखने में भी एक टोन होती है जो आपके वर्ड्स के जरिए कम्युनिकेट होती है, लेकिन फिलहाल हम इन 3 एस्पेक्ट की बात करते हैं। तो फिजियोलॉजी में
क्या चेंजेस करें वाइल कम्युनिकेटिंग विद पीपल, स्पेशली इन ग्रुप सिचुएशन। मैं 4 या 5 आपको हैक्स देता हूं जो आप इंप्लीमेंट करना शुरू करें, जिससे आपका इन्फ्लुएंस बहुत तेजी से इंक्रीज होगा। स्पेशली जब आप किसी ग्रुप से डील करें या लोगों से डील करें, टीम से बात कर रहे हो, पार्टनर से बात कर रहे हो, पब्लिक स्पीकिंग की सिचुएशन में हो, या फिर कुछ प्रेजेंट कर रहे हो आप, उन सभी जगहों पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। सो नंबर 1, योर स्पाइन पोजिशन। जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपकी जो स्पाइन है उसमें बेंट नहीं होना चाहिए, आपकी स्पाइन सीधी रहनी चाहिए। एक सीधी स्पाइन आपके ब्रेन को सिग्नल देती है दैट आई एम इन कंट्रोल, एक सेंस ऑफ कंट्रोल देती है, जिसकी वजह से आपकी नर्वसनेस डाउन होती है, आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डाउन होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मतलब जहां से आपकी एंजाइटी एक्टिवेट होती है, नर्वसनेस एक्टिव होती है। ठीक है। सो नंबर 1, आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहली चीज, अपनी स्पाइन को सीधा रखा करें जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। नंबर 2, अपने फोरहेड को रिलैक्स रखें। आपने नोटिस किया है कि कोई भी नेगेटिव मेंटल स्टेट्स, कभी भी किसी को देखिएगा, कोई इंसान अगर नेगेटिव मेंटल स्टेट में है, सबसे पहले उसका फोरहेड ऑब्जर्व करें। Any negative emotion that exists in that is going on inside your head, any negative conversation that is going inside your head is first expressed on your forehead, आपके forehead पे express होगा। तो अपने फोरहेड को क्या रखना है, बिल्कुल रिलैक्स रखना है while speaking, while communicating। आपने अगर हाई कम्युनिकेटर्स को देखिएगा और हाईली इन्फ्लुएंशियल, स्पेशली जो आध्यात्म की दुनिया में हाईली इन्फ्लुएंशियल होते हैं, उनके हमेशा ललाट को, कपाल को देख लीजिएगा, उनके फोरहेड को देखिएगा, उनका जो फोरहेड होगा हमेशा आपको रिलैक्स मिलेगा, उसमें फ्राउनिंग या वो चीजें नहीं दिखेंगी। ठीक है। सो एक बिल्कुल रिलैक्स फोरहेड क्लैरिटी ऑफ थॉट को रिप्रेजेंट करता है। और बिल्कुल रिलैक्स अगर आप अपनी फोरहेड को रखेंगे तो बहुत क्लैरिटी से कम्युनिकेट कर पाएंगे। क्लियर। सेकंड, थर्ड चीज देखें, थर्ड चीज है आई कांटेक्ट। द थर्ड थिंग इज आई कांटेक्ट। कितना आई कांटेक्ट इनफ है? हाउ डू आई रिलैक्स? बाय रिलैक्सिंग इट। अभी अभी कर दीजिए, रिलैक्स रखें। शुरुआत में कॉन्शियसली करना पड़ेगा और फिर आदत लग जाएगी। थर्ड है आई कांटेक्ट, कि आई कांटेक्ट कितना बना के रखें, हाउ मच आई कांटेक्ट इज इनफ फॉर अ राइट एंड बैलेंस कम्युनिकेशन। देखिए, जब आप कम्युनिकेट करते हैं, आई कांटेक्ट इज इंपॉर्टेंट। जब आपने अगर ज्यादा आई कांटेक्ट कर लिया तो लगेगा कि घूर रहा है, डोमिनेट करना चाह रहा है अनकॉन्शियस लेवल पे। अगर कम आई कांटेक्ट कर रहे हैं तो लगेगा कि छुपा रहा है कुछ, सीक्रेट है कुछ। दोनों ही ट्रस्ट डेवलप करने के लिए राइट नहीं है। ठीक। तो व्हाट इज द आइडियल? आइडियल ये है दैट कि जब भी आप किसी से आई कांटेक्ट करें तो आई कांटेक्ट कितनी देर करना है, सिर्फ इतनी देर आई कांटेक्ट करना है कि उसकी आंखों का कलर समझ में आ जाए। दैट्स इट। द मोमेंट यू कैन रजिस्टर द कलर ऑफ आई, किसी की भी जब आई कांटेक्ट आप कर रहे हैं, उसकी आंखों का कलर जब आप रजिस्टर कर लेते हैं, जनरली 2 से 3 सेकंड आपको लग सकते हैं। द मोमेंट यू रजिस्टर द कलर ऑफ द आई, you can blink or you can look somewhere else and then you can again have the eye contact. Clear? So this is a very important insight that I'm giving you. It will increase your influence and trust manifold if you start practicing it. So first is spine, second is forehead, third is eye contact and fourth is smile. अपने चेहरे पे स्माइल मेंटेन करके रखें। जहां मौका मिले स्माइल का, वहां स्माइल करने का मौका ना छोड़ें। ठीक है। बिकॉज स्माइल एक बहुत ही पॉजिटिव और प्लेजेंट ऑरा को एक्सप्रेस करती है। तो जब भी मौका मिले स्माइल करने का, जरूर आप स्माइल करें। आप लोग करते हैं क्या? गुड। कई लोग बड़ा सीरियस होकर के बैठे हैं। अच्छा, कुछ लोग लिखते हैं आपका आई कांटेक्ट नहीं है, मेरे सामने 1000 लोग बैठे हैं। ठीक है, आप मेरी वॉल पे भी नहीं दिख रहे हैं मुझे। ठीक है।
तो ये आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी को अगर लग रहा है कि मैं आई कांटेक्ट कर रहा हूँ तो आपका परसेप्शन है, मैं किसी से आई कांटेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए कि 1000 लोगों से मैं आई कांटेक्ट करूं, उसमें 90% के तो कैमरा भी बंद होंगे और मेरी वॉल पे मुश्किल से 50 लोग दिखते हैं मुझे। ठीक है, तो ये हर एक नॉलेज एक कॉन्टेक्स्ट में सच होती है, उसका कॉन्टेक्स्ट को भी समझना जरूरी है। ठीक है, आपने सुना होगा डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है, लेकिन डर के आगे सिर्फ जीत नहीं है, डर के आगे मौत भी है। ठीक है, हर बार डर के आगे जीत नहीं मिलेगी। तो आप अगर दूल्हे हैं तो आप दूल्हे ससुराल के अंदर हैं, गोवा के बीच पे दूल्हा बन के घूमेंगे तो लोग हंसेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट की बात होती है कि कोई भी नॉलेज एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं होती है कि वो हर जगह लग जाएगी, कि स्माइल रखनी चाहिए। अब किसी के फ्यूनरल में जाके स्माइल करने लगोगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो कॉन्टेक्स्ट कभी ना भूलिएगा। सो द फर्स्ट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन विथ द वर्ल्ड, इस दुनिया के साथ में आपका कम्युनिकेशन। और ये बड़े प्रैक्टिकल इंसाइट्स हैं दोस्तों, ये कोई फिलोसॉफिकल पॉइंट नहीं है। ठीक है, दीज आर नॉट फिलोसॉफिकल पॉइंट्स। मैं एक स्टेज फोबिक लड़का रहा हूँ। आई हैव बीन अ स्टेज फोबिक बॉय, जिसको छठी क्लास में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से फोबिया डेवलप हुआ। आप अगर जोश टॉक्स देखते हैं तो जोश टॉक्स पे मेरी पूरी कहानी है। उस फोबिया से डील करते करते मैंने कभी नहीं उस टाइम पे सोचा था कि अ, मैं कभी भी इस करियर में आगे बढ़ूंगा जहां पे मुझे फोबिया है। राइट, बट इफ यू कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ, अगर आप अपने आप पे काम करने लगे तो आप डेफिनेटली कुछ बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल अपनी लाइफ में कर सकते हैं। क्लियर है? तो उस फोबिया से निकल करके आज मैं एक टेडेक्स स्पीकर हूँ, जोश टॉक्स पे हूँ। ये वेबिनार 5000 लोग हर महीना अटेंड कर रहे हैं और लगभग 2 मिलियन से ज्यादा लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सुन चुके हैं। फोबिया से निकल करके, अपनी तारीफ करने के लिए नहीं बोल रहा, बट अगर आप अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं, अपनी हैबिट्स को बदलना शुरू करते हैं, तो हम ये ट्रांसफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो एनएलपी में एन हमें क्लियर है, एल का मतलब हमने कहा कि लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, और लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन में फर्स्ट लेवल इज कम्युनिकेशन विथ द वर्ल्ड। और जो दुनिया के साथ में कम्युनिकेशन है, वो कम्युनिकेशन 3 लेवल पे डिपेंड करता है। 3 लेवल क्या है? नंबर 1, 55% योर फिजियोलॉजी, 38% योर टोनालिटी एंड 7% योर वर्ड्स। अब देखें सेकेंड लेवल ऑफ कम्युनिकेशन को, देखें दैट व्हाट इज द सेकेंड लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। सेकेंड लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है एनएलपी में, जो एल का मतलब है, दैट इज कम्युनिकेशन विथ योर सेल्फ। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। हम लोग लगभग 4 साल की उम्र में खुद से बात करना शुरू करते हैं। लगभग 4 साल की उम्र में हम लोग खुद से बात करना शुरू करते हैं, और लाइफ टाइम, आखिरी दम तक खुद से बात करते रहेंगे। फिफ्थ फिफ्थ नेक ले लीजिए, नेक को स्ट्रेट रखा करें। ठीक है, 4 ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैंने 4 आप लोगों को बता दिया। ठीक है, नेक पोजीशन भी मैटर करती है। ठीक है, इसलिए आप देखेंगे कि एक डिप्रेस्ड इंसान हमेशा नेक स्लांटेड होने लगती है, उसकी शोल्डर उसके डाउन होने लगते हैं। तो आप स्पाइन सीधी रखते हैं तो नेचुरली आपके शोल्डर और नेक एडजस्ट होने लगते हैं। तो इसलिए वो पॉइंट मैंने इस पर ज्यादा बात नहीं किया आपसे। तो आप 4 साल की उम्र में खुद से बात करना शुरू करते हैं, और लास्ट मोमेंट तक अपने आप से आप बात करेंगे। आप अपने पूरे जीवन काल में अपनी माता पिता से नहीं, अपने दोस्तों से नहीं, सबसे ज्यादा समय आप खुद से बात करने में लगाते हैं, खुद से कम्युनिकेट करने में लगाते हैं। ये सुनो, ऐसे हाथ कर दें अगर यस। यही होता है, हम सबसे ज्यादा, आपने अगर किसी से बात की है, सबसे ज्यादा अगर आपने किसी से कम्युनिकेट किया है तो वो खुद से कम्युनिकेट किया है। अब देखें कि जब इंटरव्यू में कैसे बोलना है, लोगों से कैसे बोलना है,
और रिलेटिव्स के सामने कैसे बोलना है, ये सब चीजों के लिए तो न जाने किस किस तरीके से हमें समझाया जाता है। लेकिन क्या आपको कभी फॉर्मली किसी ने ये सिखाया कि खुद से कैसे बात करें? हाउ टू कम्युनिकेट विथ योरसेल्फ। जो इनर वॉइस, जो सबसे पावरफुल वॉइस है, जो वॉइस आपको प्रोग्राम कर रही है, आपको कंडीशन कर रही है, उसको कैसे ट्रेन करें, खुद से कैसे कम्युनिकेट करें, वो कोई नहीं सिखा रहा। और मैं आपसे कह दूं दैट इफ वी डोंट ट्रेन अवर इनर वॉइस, अगर हम हमारी इनर वॉइस को ट्रेन ना करें, तो इसका नेचुरल टेंडेंसी है नेगेटिविटी का। इट इज बायस्ड फॉर नेगेटिविटी। यानी कि अगर हमने हमारी कॉन्शियसली इनर वॉइस पे काम नहीं करा, तो ये नेचुरली समय के साथ में डिस्करेजिंग होने लगती है। इट इज कॉल्ड नेगेटिविटी बायस। ये नेगेटिविटी के लिए बायस्ड रहती है। मुझे एंड में क्वेश्चन आंसर में याद दिलाइएगा कि ऐसा क्यों हो गया, ये ऐसा ब्रेन क्यों बनाया जो नेगेटिविटी के लिए बायस है पॉजिटिविटी के बजाय। ये बायस, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आया कहाँ से और क्यों, इसका क्या रेलिवेंस है, ये मैं एंड में आपको बता दूंगा। लेकिन ये सच है कि अगर हम इसको ट्रेन ना करें तो ये नेचुरली डिस्करेजिंग होने लगती है। इनफैक्ट कोई रिसर्च आपको देखने की जरूरत नहीं है। आप अगर अपने आसपास देखेंगे, अपने ही बिहेवियर्स को देखेंगे, तो आपको बहुत क्लैरिटी से ये समझ में आएगा। आप देखें कि हमें हेल्दी रहने के लिए, फिट करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बीमार आदमी अपने आप हो जाता है। जॉयफुल रहने के लिए मेहनत लगती है। लेकिन डिप्रेशन अपने आप आ जाता है। पीसफुल रहना है तो टेक्निक्स लगती हैं। गुस्सा अपने आप आ जाता है। प्रोएक्टिव बनना पड़ता है। प्रोकेस्टिनेशन अपने आप आ जाता है। यस और नो? क्या कोई किताब देखी है आपने आज तक, 7 ways टू थिंक नेगेटिवली, या फिर ऐसी 5 simple techniques टू गेट एंग्री फास्ट? 3 simple steps टू लिव अ डिस्ट्रैक्टेड लाइफ? हाउ टू डिस्करेज योर सेल्फ एंड अदर्स? है कोई? क्यों नहीं बनाई पता है? इसलिए नहीं बनाई क्योंकि इसमें तो हम खुद एक्सपर्ट हैं। इसके लिए कहाँ जाके रिसर्च करने की जरूरत है हमें? ये तो हम नेचुरली हमसे आगे सीख ले कोई, अगर किसी को सीखना है तो आप देखेंगे कि वी आर बायस्ड फॉर नेगेटिविटी। इसका सिग्निफिकेंस एंड में मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन फिलहाल हमारी जो सेकेंड लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है, सेकेंड लेवल ऑफ कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन विथ योर सेल्फ। क्लियर है जी? सेम पेज लिखें अगर अभी तक मेरे साथ में चल रहे हैं तो, क्योंकि अब मैं आपसे थर्ड लेवल पे बात करूंगा। और थर्ड लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे मैं थोड़ा डिटेल में आप लोगों से बात करूंगा। अभी तक सब सेम पेज पे हैं? गुड। सो third level of communication, first was communication with the world, second level is communication with yourself, खुद से हम बात करना सीखें। थर्ड लेवल है कम्युनिकेशन विद द यूनिवर्स, इस यूनिवर्स के साथ आपका कम्युनिकेशन। व्हाट डज इट इवन मीन, इसका क्या मतलब है, मुझे बताएंगे जरा चैट बॉक्स में, यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेशन मीन्स व्हाट? मेडिटेशन, स्पिरिचुअल, सिक्स सेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल माइंड, नेचर। क्या बात है, सभी पूरे जानकार और ज्ञान से भरे हुए लोग हैं यानी कि। अंडरस्टैंड द एनर्जी, स्पिरिचुअल वर्ड, अफर्म, सोल, कनेक्ट विथ नेचर, गॉड। देखें, ये देखिए लॉ ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ
अट्रैक्शन की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा, यहाँ पे क्या बात हो रही है उसको जरा समझें। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के भी कुछ फंडे क्लियर कर दूंगा, लोगों में बहुत मिथ रहते हैं अट्रैक्शन को लेकर भी। तो देखें दोस्तों, ये तो आज पब्लिक साइंस में है दैट एवरीथिंग इज एनर्जी, ये सभी जानते हैं, ठीक है। एवरीथिंग इज एनर्जी। नाउ वेर एवर देर इज एनर्जी देर इज वाइब्रेशन। जहां पे भी एनर्जी है वहां पे क्या होगा, अंडरलाइंग समथिंग इज वाइब्रेटिंग। वेयर देर इज वाइब्रेशन देर इज फ्रीक्वेंसी, and where there is frequency there is communication. So how you are communicating with the universe? You are communicating with the universe through your frequency. So where there is energy there is vibration, where there is vibration there is frequency, and where there is frequency there is communication. So इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी सपोज आप एंगर में वाइब्रेट कर रहे हैं, आपकी डोमिनेटिंग फ्रीक्वेंसी एंगर की है। कभी कभार इक्का दुक्का एंगर ये आपकी फ्रीक्वेंसी को डिफाइन नहीं करता, इस पे थोड़ा गहरे में जाएंगे हम। बट अगर आपकी डोमिनेटिंग फ्रीक्वेंसी, सिग्नेचर फ्रीक्वेंसी आपकी एंगर की है, तो आप पता है क्या सिग्नल ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, आपके थ्रू क्या फ्रीक्वेंसी छोड़ रहे हैं। आप ये ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं दैट आई एम द रिसीविंग सेंटर ऑफ एंगर। any person, any circumstances, any situations, any opportunities that resonate with this frequency, I am the receiving center. So universe is going to not going to deliver anger directly to you कि आपके घर पे कुरियर से कुछ करा देगी और एंगर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। दिस वर्ल्ड यूजेस सिंक्रोनिसिटी प्रिंसिपल। वो सिंक्रोनिसिटी प्रिंसिपल को यूज करते हुए आप बार बार ऐसी सिचुएशंस में, बार बार ऐसे लोगों के बीच में, ऐसे चैलेंजेस में अपने आप को देखेंगे कि जहां पे आप ज्यादा इस एंगर को एक्सप्रेस कर रहे होंगे, ज्यादा एंगर को एक्सप्रेस करने की आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही होंगी। इसलिए आपने देखा है कि कई बार जो लोग एंगर ओरिएंटेड होते हैं, जिनकी डोमिनेटिंग फ्रीक्वेंसी एंगर की है, ये बार बार अपने आप को ऐसी सिचुएशंस में हर रोज बार बार फंसा पाते हैं जहां पे इनको गुस्सा करना ही पड़ता है, ये अपने आप को रोक नहीं पाते। यही जो कंपैशन वाले हैं, जो काइंडनेस वाले हैं, जो हेल्पिंग नेचर वाले हैं, ये समहाउ जहां मदद की जरूरत होती है, समहाउ ये उस मौके पे, उस टाइमिंग पे अवेलेबल रहते ही हैं जहां पे मदद की जरूरत हो। तो ये कहीं से भी ऐसे लोगों को आकर्षित कर लेते हैं जिनको मदद की जरूरत है। कितने लोगों ने ये पैटर्न देखे? देखिए, ये कोई एक विज्ञान का नियम नहीं है, ये अध्यात्म का नियम है, जो कि स्टैटिस्टिक्स पे निर्भर करता है, लोगों के अनुभव पे चलता है, ठीक है। तो कितने लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है ये पैटर्न, कि आप बार बार शायद घर में या अपने आसपास या अपनी लाइफ में भी बार बार आप इस पैटर्न को होते हुए देखते होंगे। तो जब हम जिस फ्रीक्वेंसी में डोमिनेटिंगली वाइब्रेट करते हैं, हम बार बार इस यूनिवर्स में ये सिग्नल छोड़ रहे हैं दैट आई एम द रिसीविंग सेंटर ऑफ एंगर, आई एम द रिसीविंग सेंटर ऑफ दिस थिंग, एंड यू विल गेट सच सर्कमस्टेंसेस, अपॉर्चुनिटीज, इंफॉर्मेशन, सो दैट यू अगेन एंड अगेन एक्सप्रेस योर एंगर। इसलिए जब किताबों में ये लिखा जाता है ना, जब ज्ञानी लोग ये कहते हैं दैट ग्रेटिट्यूड इज द की टू अबंडेंस, शायद अब आप समझ पाएंगे ग्रेटिट्यूड इज की टू अबंडेंस का मतलब क्या है। दैट व्हेन यू आर वाइब्रेटिंग इन एंगर, यू आर ब्रॉडकास्टिंग ए सिग्नल दैट आई एम द रिसीविंग सेंटर ऑफ द थिंग आई एम ग्रेटफुल अबाउट। So if you are grateful about the love in your life, you will have more circumstances, more opportunities, more situations arising in your life that will support love, that will support the existence of love. So if you're grateful about the love in your life, you will have more people, situation, or maybe circumstances where you will be able to express more of love. If you're grateful about the wealth, if you're grateful about the love in your relationship, you will have more of it. तो अगर साइकोलॉजी की दुनिया में न्यूटन का नियम लगा दें, इफ ग्रेटिट्यूड इज द एक्शन, रिसीविंग विल बी द रिएक्शन। इफ कंप्लेन इज द एक्शन, स्कैरसिटी विल बी द रिएक्शन। कंप्लेन का रिएक्शन अभाव होता है, यानी जिन चीजों के बारे में आप रोज कंप्लेन करते हुए पाएंगे, आप देखेंगे कि उन चीजों का अभाव और ज्यादा बढ़ने लगेगा आपके अंदर। लेकिन सर मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता, मैं तो लोगों को प्यार दे दूं लेकिन मुझे तो वापस नहीं देते हैं। देखिए, यूनिवर्स बैलेंस कंपोजिशन में चलती है। आपने अगर इस दुनिया में 5 लीटर प्यार दिया है, आपको 5 लीटर प्यार मिलेगा, थोड़ा भी कम ज्यादा नहीं। लेकिन मनुष्य का प्रॉब्लम यह है कि उसी से चाहिए जिसको दिया था।
ना, लो ऐसे काम नहीं करता है कि हो सकता है आपने अपने पति को बेहद प्यार दिया, ठीक है, लेकिन उनसे वापस नहीं मिला, लेकिन घर में जो एक पालतू डॉग लेकर के आए, पेट डॉग लेके आए, मे बी लासा या शिट्जू, वो बेहद प्यार कर रहा है आपको। अच्छा, इस एग्जाम्पल में पति और डॉग एक साथ आए, ये कोइंसिडेंस है सिर्फ, ठीक है, आप कुछ और ना समझिएगा। तो एक एक्सरसाइज देता हूँ, ये एक्सरसाइज आप करें फॉर द नेक्स्ट 66 डेज। आप लोगों को ये एक्सरसाइज करनी है। फॉर द नेक्स्ट 66 डेज, राइट डाउन 5 थिंग्स यू आर ग्रेटफुल अबाउट। आपको 5 चीजें लिखनी है जिनके प्रति आप ग्रेटफुल हैं, ठीक है। रोज 5 अलग अलग चीजें होनी चाहिए, यानी कि 66 डेज का कमिटमेंट है, तो 66 डेज में 330 टोटल ऐसी चीजें होंगी जिनके प्रति आप ग्रेटफुल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक आपने रिलेशनशिप पे फोकस कर दिया, एक दिन आपने हेल्थ पे फोकस कर दिया, एक दिन बिजनेस पे, वेल्थ पे फोकस कर दिया, एक दिन जस्ट नेचर पे फोकस कर दिया। आपको इसीलिए हमने जर्नल दी है। आपको देखिए इस पूरे दिन की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ डे 1, प्लस इस डे 1 के सारे नोट्स, जो भी मैं बातें कर रहा हूँ, ये सब आपको वर्कशीट की फॉर्म में मिले होंगे। प्लस आपको एक ग्रेटिट्यूड जर्नल मिली होगी, वो ग्रेटिट्यूड जर्नल में आपके बहुत सारे आइडियाज दिए हैं, जिन आइडियाज से आप स्पार्क कर सके अपने अंदर के ग्रेटिट्यूड को, और 66 डेज तक इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू रख सकें। सो फॉर द नेक्स्ट 66 डेज यू हैव टू राइट 5 थिंग्स यू आर ग्रेटफुल अबाउट। हर रोज 5 अलग चीजें होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, सेम चीजें नहीं लिखनी है। जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में है उन्हें तो मिला है, लेकिन कुछ लोग कितना भी कहो लेकिन फिर भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करते हैं, या फिर उन्हें समहाउ मैसेज मिलता नहीं है, तो देखिए टीम ने चैट बॉक्स में ही डाल दिया है गूगल ड्राइव का लिंक। इस गूगल ड्राइव ड्राइव के लिंक पे आपको डे 1 की वर्कशीट, डे 2 की वर्कशीट, सारे नोट समरी, प्लस 66 डेज की ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेटफुल का मतलब कृतज्ञ होना, धन्यवाद देना, जो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में है उन ब्लेसिंग्स के लिए एक धन्यवाद की भावना रखना। So maybe I'm grateful to my mom and dad for giving me such a wonderful life. I'm grateful to sun. I'm grateful to Mother Nature. I'm grateful to the oxygen that I'm inhaling. आपको पता है कोरोना के टाइम पे जो ऑक्सीजन जब पेड करके लोगों को लेनी पड़ रही थी, तो आप अगर मंथली ऑक्सीजन पे करने लगे, तो जितनी लीटर ऑक्सीजन ह्यूमन को चाहिए महीने में, उतना लीटर लाने के लिए लगभग 11 लाख रुपए का खर्चा आएगा हर महीने का। आपको फ्री में मिल रही है। तो हम में से बहुत सारे लोगों की सालाना कमाई इतनी नहीं होगी कि हम महीने की ऑक्सीजन अफोर्ड कर सकें, लेकिन हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो जर्नल आपको मदद करेगी, हेल्प करेगी ट्रिगर करने में, सो दैट यू कैन स्पार्क योर ग्रेटिट्यूड। अदरवाइज तो आप 15 लिखोगे ना, 15 के बाद याद नहीं आएगा कि और क्या चीज है जिसके प्रति मैं धन्यवाद ले लूं। क्लियर? कितने लोग कमिट करते हैं कि फॉर द नेक्स्ट 66 डेज दे विल डू दिस एक्सरसाइज? राइट मी इन द चैट बॉक्स इफ यू कमिट। क्या बात है जी। यस। अरे सब मुझे डायरेक्ट मैसेज कर रहे हैं। आप ओके। सो अब इस वर्कशॉप में बहुत सारे विशेष प्रकार के लोग भी बैठे होंगे। विशेष प्रकार के कौन? जो इंफॉर्मेशन गैदरर हैं, ठीक है। इन्होंने वेबिनार वेबिनार का पानी पिया हुआ है, इन्होंने यूट्यूब के कई वीडियो छाने हुए हैं, कई किताबें पढ़ रखी हैं, कई आर्टिकल पढ़ रखे हैं,
ज्ञान का भंडार है, ये सागर है पूरा का पूरा। मैं आपसे कह दूं कि जिस इंसान, जिस व्यक्ति के जीवन में 3 शब्द आ गए, वो व्यक्ति कभी जीवन में ग्रो नहीं कर पाएगा। ज्ञान तो बहुत अर्जित कर लेगा, लेकिन ग्रोथ उसके ज्ञान से मैच करती हुई उसके पास नहीं होगी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये 3 शब्द क्या हैं? ये 3 शब्द हैं, आई नो दैट। आई नो दैट। ये 3 शब्द पढ़ते समय अगर आपके मन में आते हैं, ये निशानी है कि आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन को मेमोराइज कर रखा है, दैट्स इट। नाउ क्वेश्चन इज हाउ टू नो दैट यू रियली नो। ये कैसे जाने कि हमें सही में पता है? क्या किसी किताब में कुछ पढ़ लेना नॉलेज हो जाती है? क्या कहीं आर्टिकल में कुछ पढ़ लेना, किसी वीडियो में थोड़ी देर कुछ देख लेना, क्या ये ज्ञान है? हाउ टू नो दैट यू रियली नो। अगर आप नोइंग डूइंग ट्रैप से बाहर आना चाहते हैं, नोइंग डूइंग ट्रिप साइकोलॉजी की वो कंडीशन है जिस कंडीशन में इंसान नोइंग में जुड़ जाता है, इतना सारा नोइंग कर लेता है कि उसके कंजप्शन और एग्जीक्यूशन दोनों में बहुत बड़ा गैप आ जाता है। तो यानी कि इसकी कंजम्पशन की रेट तो बहुत ज्यादा हो चुकी है। कंज्यूम ये रोज कर रहा है, कंज्यूम ये किताबें पढ़ रहा है, कंजम्पशन इसका बहुत है, लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत ढीला है। इस वजह से ये शुरुआत करता है जब इसका कंजम्पशन और एग्जीक्यूशन के बीच में गैप कम है, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली इसकी कंजम्पशन का रेट बहुत बढ़ जाता है, और इसकी जो डूइंग है, यानी नोइंग तो बहुत बढ़ गई, लेकिन इसकी डूइंग में कुछ नहीं आ पाता। अब प्रॉब्लम यह है कि इस आदमी को सिखाने का प्रयास करे कोई, तो इसका दिमाग एक्टिव रहता है। आई नो दैट, तुमसे बढ़िया तो मैं पढ़ा दूं। तो इसका जो आई नो दैट है, ये अब इसको सिर्फ एक कंज्यूमर बना के रख देता है, और ये कभी भी एग्जीक्यूशन में नहीं आ पाता। सो हाउ टू नो दैट यू रियली नो। सो जब भी आपको लगे कि मैं ये जानता हूं, आस्क योर सेल्फ, इज इट इन माई कंसिस्टेंट प्रैक्टिस? हैव आई इंटीग्रेटेड दिस नॉलेज इन माई लाइफ? इफ इट इज इन योर कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, नॉट इवन स्पोरेडिक। स्पोरेडिक प्रैक्टिस कुछ नहीं होती है, 2 दिन किया, फिर 5 दिन नहीं किया, फिर 1 दिन किया, फिर 10 दिन नहीं किया। स्पोरेडिक में कुछ नहीं रखा है। इज इट इन माई कंसिस्टेंट प्रैक्टिस? इज इट इंटीग्रेटेड इन माई लाइफ? इफ इट इज इंटीग्रेटेड, देन बी हैप्पी यू नो इट। अदरवाइज जस्ट स्टार्ट लर्निंग लाइक अ बिगिनर। एक बिगिनर बन जाए, सब कुछ साइड में रखें और सीखना चालू कर दें। क्लियर? सर ग्रेटिट्यूड तो बहुत पढ़ा है, बहुत सी किताबों में लिखते हैं ये कर लीजिए। आप कर लीजिए अगले 66 डेज तक। जस्ट डू इट फॉर द नेक्स्ट 66 डेज। क्लियर? 5 थिंग्स। नाउ द क्वेश्चन इज, कई लोग मुझे चैट में लिखे, व्हाई 66 डेज? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 66? 66 इसलिए दोस्तों, बिकॉज जब भी आप अपने किसी पुराने पैटर्न को ओवरकम करके उसकी जगह नया पैटर्न डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 66 डेज के लिए मिनिमम ऑटोमेटिसिटी आने में लगते हैं। ओके, सो 66 डेज इज द ऑटोमेटिसिटी थ्रेशोल्ड। कोई भी न्यूरल पैटर्न को आप चेंज करते हैं, उसको ऑटोमेटिक करने के लिए 66 डेज मिनिमम आपको चाहिए। सर मैंने तो 21 पढ़ा था, 28 पढ़ा था, ये सब झूठ है, व्यर्थ है, मिथ है। आज तक कोई रिसर्च ऐसी नहीं हुई जो 21 डेज के है। ठीक है, तो ये सब मार्केट में चलने वाले मिथ है, विदाउट बैकअप ऑफ एनी रिसर्च। ये मैं आपको लेटेस्ट हार्वर्ड की रिसर्च बता रहा हूँ, जो ऑटोमेटिसिटी थ्रेशोल्ड को क्या कहती है कि 66 डेज लगते हैं। बेसिकली 18 दिन से 254 दिन लगते हैं, 18 डेज से 254 डेज लगते हैं। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि मैक्सवेल मोल्ड्स करके एक कॉस्मेटिक सर्जन थे, इन्होंने एक किताब लिखी साइकोसाइबरनेटिक्स। उस किताब में इन्होंने पहली बार जिक्र किया कि जब इंसान के ऊपर सर्जरी करते हैं फेस पे, तो लगभग 21 से 28 दिन में वो अपने नए चेहरे को अपना लेता है। तो ये चीज बाकी दूसरे मोटिवेशनल स्पीकर्स ने और दूसरे ऑथर्स ने इस तरीके से बता दी कि 21 दिन आदत में लगता है।
और एक बार ब्रायन ट्रेसी ने भी कह दी, और उसके बाद तो पकड़ पकड़ के आजकल तो यूट्यूब पे इतने मोटिवेशनल स्पीकर हैं कि इतना ज्यादा चला दिया है कि बहुत सारी जनता को आज तक ये लगता है कि 21 दिन है, ठीक है। बट जो रिसर्च है वो ये है 18 दिन से 254 लगता है, और एवरेज ऑटोमेटिसिटी टाइम जो है वो 66 डेज का है। यानी कि फर्स्ट लगभग 22 दिन लगते हैं किसी पुराने पैटर्न को तोड़ने में, डिसमेंटल होने में लगते हैं। अगले 22 दिन लगते हैं नए पैटर्न को इंस्टॉल होने में, और उसके बाद के 22 दिन लगते हैं उसको इंटीग्रेट करने में। तो आपका जो हैबिट फॉर्मेशन है वो बेसिकली इस कर्व को फॉलो करता है। ये जो पॉइंट है जिसके बाद ऑटोमेटिसिटी आती है आपके बिहेवियर में, यानी कि ऑटोमेटिक होने लगता है, ये एवरेज 66 डेज है। ये जो गैप है ये 18 डेज से 254 डेज का हो सकता है, ठीक है। सो द एक फेज है डिस्ट्रक्शन की फेज, एक फेज है इंस्टॉलेशन की फेज, और एक फेज है इंटीग्रेशन की फेज। अब प्रॉब्लम ये है कि जो 21 दिन वाले हैं इनमें प्रॉब्लम होती है, कई बार ये पुरानी आदत को तोड़ तो देते हैं लेकिन इंटीग्रेट नहीं कर पाते। इस वजह से आपने देखा है, नोटिस किया है, बहुत सारे लोग 15 दिन 20 दिन के लिए शराब पीना छोड़ते हैं, फिर पकड़ लेते हैं। 10 दिन के लिए सिगरेट पीना छोड़ते हैं, फिर पकड़ लेते हैं। 10-15 दिन जिम जाते हैं, योगा करते हैं, वॉक करते हैं, फिर वापिस छोड़ देते हैं। इसे कहते हैं स्नैपबैक इफेक्ट। कितने लोगों ने स्नैपबैक इफेक्ट अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया है? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स इफ यू हैव ऑब्जर्व द स्नैपबैक इफेक्ट इन योर लाइफ। बार बार अलग अलग एरिया में किया होगा आपने। यस, हेल्थ में, बिजनेस में, कई पुराने हैबिट्स जब आप बदलेंगे, सो दैट्स व्हाई। देखिए, पुराने पैटर्न्स की अपनी एक ग्रेविटी जैसा इफेक्ट रहता है। जैसे ही नहीं आप कोई चीज ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस ग्रेविटी उसे नीचे खींचने का प्रयास करती है। वैसे ही जब भी आप कोई पैटर्न बदलना चाहते हैं तो उस पुराने पैटर्न की जो टेंडेंसीज हैं, पुराने पैटर्न की जो ग्रेविटी है, वो ग्रेविटी एक्चुअली उसको वापस खींचने लगती है और खींच करके वापस उसी पैटर्न में ले जाने का प्रयास करती है। इसलिए आपने बहुत बार स्नैपबैक इफेक्ट अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा। कभी वेट लूज करते समय, कभी अपने पैसों को संभल के खर्च करते समय, कभी कोई हैबिट्स डेवलप करते समय, अलग अलग एरियाज में आपने स्नैपबैक इफेक्ट किया होगा, ठीक है। सो मिनिमम ऑटोमेटिसिटी को लाने के लिए आपको 66 डेज तक कमिट करना है। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लोग कहते हैं कि आप सोचिए, सोचोगे जो मिलेगा, सोचोगे जो मिलेगा। मैं आपसे कह दूं, ऐसे किसी छलावे में ना रहिएगा, ठीक है। सोचने से मिलता तो इंसानी दिमाग एक दिन में 60,000 थॉट प्रोड्यूस करता है। और भगवान का शुक्र मनाइए कि जो आप सोचते हैं वो सब सच नहीं हो रहा। अगर सच होने लग जाएगा तो क्या रिजल्ट होगा आप खुद जानते हैं क्या होगा। यस और नो? आपके मन में उत्पन्न होने वाले सारे विचार अगर सच होने लगे ना, तो आपके पहले तो रिश्ते ना बचेंगे, ना बिजनेस बचेगा, ना शरीर बचेगा, ना रिश्तेदार बचेंगे। आधे से ज्यादा लोग तो ऐसे होते हैं जो खुद की डेथ से डर रहे होते हैं, रिश्तेदारों की डेथ से डर रहे होते हैं, डेथ का फोबिया लेकर के चल रहे होते हैं। चिंता करते हैं तो न जाने कितनी बार क्या क्या दुर्घटनाएं होते हुए देखते हैं। ये सब अगर सच हो गया तो दुनिया चल नहीं पाएगी। इंसानी दिमाग एक दिन में लगभग 60,000 थॉट प्रोड्यूस करता है, जिसमें से 80% थॉट या तो नेगेटिव होती है या रेपिटेटिव होती है, यानी वही चल रही है जो बहुत समय से चल रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके सोचने से हो जाएगा। आपके सोचने से जो प्रभाव पड़ता है वो आपके शरीर पे पड़ता है। योर थॉट्स आर इलेक्ट्रिकल इन नेचर। ध्यान दीजिएगा जो अभी मैं कह रहा हूँ। योर थॉट्स आर इलेक्ट्रिकल इन नेचर। आपकी थॉट्स का नेचर इलेक्ट्रिकल है। एंड योर फीलिंग्स आर मैग्नेटिक इन नेचर। आपकी फीलिंग्स मैग्नेटिक नेचर की होती हैं। तो जब किसी थॉट के साथ में राइट फीलिंग एसोसिएट होती है, तब आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं।